Hello everyone, welcome to Future Battle JPSC JSSC इंग्लिश मीडियम क्लासेस। JPSC प्री का रिजल्ट आ चुका है और जो लोग भी पास हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और जिनका अभी नहीं निकल पाया है वो आगे की तैयारी में लगे रहें। टुडे वी विल कवर द फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स फर्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ अर्थ, in which we will talk about how the earth originates and the origin of other planets also. The matter of the origin of earth is still uncertain, मतलब हम लोग बता नहीं सकते हैं कि वो कैसे इवॉल्व हुआ है अभी तक। बट अर्थ इज ए पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम and its origin cannot be different from the other planets' origin. Different scholars have expressed different views on this subject, but most scholars are of opinion that, like other planets, the origin of Earth is also from the sun. मतलब कि बहुत सारे स्कॉलर्स और साइंटिस्ट, ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट का मानना है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ भी उसी तरह हुआ है जिस प्रकार की हमारे अदर्स प्लैनेट का भी ओरिजिन हुआ है। नाउ द सन इज द स्मॉल स्टार आउट ऑफ मिलियन स्टार्स प्रेजेंट इन यूनिवर्स। मतलब कि हमारी यूनिवर्स में जो बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट है उनमें से भी एक सन है जो कि एक बहुत स्मॉल स्टार है। Space scientists have said in relation to origin of Earth that the origin of Earth or the origin of solar system is a result of process of high temperature, extreme energy and different gravity conditions over a long period। मतलब कि origin of Earth और जो origin of solar system है ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा high temperature, extreme energy and different gravitical कंडीशंस। ये अकॉर्डिंग टू हमारा स्पेस साइंटिस्ट है। इन फैक्ट नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ दीज प्रोसेसेस कैन ओनली बी कंजंक्चर्ड। दिस इज द रीजन दैट नो थ्योरी हैज़ कम येट बट देयर आर ऑल हाइपोथेसिस इन दिस रिगार्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी? थ्योरी इज डैट कि जिसको प्रूव कर दिया जा चुका है, बट हाइपोथेसिस इज जिसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। सो इन दिस कंडीशन तो ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में हम लोगों को मैक्सिमम हाइपोथेसिस ही पढ़ने को मिलता है। इन हाइपोथेसिस को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, डैट इज यूनिफॉर्मिटेरियन और यूनिपेरेंटल हाइपोथेसिस, एंड सेकेंड इज कैटेक्लेस्मिक और बाईपेरेंटल हाइपोथेसिस। मतलब कि यूनिपेरेंटल और बाईपेरेंटल। यूनिपेरेंटल को हम लोग यूनिफॉर्मेटेरियन भी कहते हैं और बाईपेरेंटल को हम लोग कैटेक्लेस्मिक भी कहते हैं। नाउ वी विल फर्स्ट स्टडी अबाउट द यूनिपेरेंटल हाइपोथेसिस, दैट इज यूनिफॉर्मेटेरियन हाइपोथेसिस। इसके अंदर हम लोग हाइपोथेसिस ऑफ कांट, लैपलेस, वाइजेकर, एल्फेन, कूपर एंड स्मिथ के हम लोग हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। इस सीरीज में हमारा है फर्स्ट है कांट का गैसियस हाइपोथेसिस, मीन्स गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। ये हमारा सबसे पहले 1755 में हम लोगों को कांट के द्वारा दिया गया था। ही वॉज ए जर्मन साइंटिस्ट who mentioned for the first time in presenting the scientific hypothesis। मतलब वो पहले ऐसे ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट थे और ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ अर्थ की थ्योरी को एक साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत किया था, मतलब एक्सप्लेन किया था उन्हें। इन 1755 his book was published and its name was A General Theory of Heavens। In this he presented his hypothesis that Earth is originated from nebula। मतलब nebula, the origin of Earth is from nebula। The most major fact is that कि nebula is already present in space। हमें आगे चलकर दूसरे हाइपोथेसिस मिलेंगे जिनमें नेबुला का ओरिजिन भी बताया गया है, लेकिन यहाँ पर
According to Kant's hypothesis, the nebula was already present in our solar system or in the universe. The nebula was already present in space as a body of gaseous substance. In relation to its origin, it is said that when a primordial matter present in space collided with each other due to the force of gravity, then the motion was generated in them, which was converted into windy amount and gradually emerged in the form of nebula. Here we will talk about the origin of nebula. इन कांट्स हाइपोथेसिस, मतलब सभी हाइपोथेसिस में ओरिजिन ऑफ नेबुला डिफरेंट टाइप के बताए गए हैं. और अकॉर्डिंग टू द कांट्स हाइपोथेसिस, इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम द प्रीमॉर्डियल मैटर that was already present in space. Origin of nebula is from primordial matter which is already present in space, which has collided with each other and उसमें force of gravity हमारी इमर्ज हुई and उसमें मोशन स्टार्ट हो गया. That was लाइक दिस, कि वो एक प्रेजेंट में मतलब कि यहाँ पर थे एक गैसियस सब्सटेंस और एक गैसियस सब्सटेंस यहाँ था. बाद में जब वो कोलाइड हुए तो पहले तो वो स्टैटिक थे, लेकिन बाद में जब वो कोलाइड हुए तो उसमें ग्रेविटी उत्पन्न हुई. ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर वो उनमें मोशन क्रिएट हुआ and that which converted into windy amount and gradually emerged in the form of nebula. मतलब कि धीरे धीरे वो फिर नेबुला में कन्वर्ट हो गए. The rotating nebula contracted due to gravity and condensation. मतलब कि जब उसमें मोशन क्रिएट हुआ कोलाइड की वजह से तो वो स्पीड से घूमने लगे, और जब वो रोटेट करने लगे तो उन रोटेशन की वजह से उनमें कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हुआ, और वो अगर जब बड़ा था वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होकर वो छोटा होने लगा. तो उनमें कंडेंसेशन हुआ ड्यू टू विच द पेस इंक्रीज, एंड जैसे जैसे वो छोटा होने लगा तो उसका स्पीड में भी इंक्रीज करने लगा. दिस इंक्रीज्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द गैसियस मटेरियल फ्रॉम द नेबुला केम आउट इन द फॉर्म ऑफ रिंग. मतलब कि जब वो नेबुला धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, द व्हेन इट हैड कॉन्ट्रैक्टेड देन द centrifugal force increased and the gaseous material present in the nebula has come out in the form of rings. मतलब नेबुला है और वो धीरे धीरे अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है. अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो उसके इस नेबुला के चारों राउंड रिंग का ये होने लगा, फॉर्मेशन होने लगा. By the repetition of this action, 9 planets were born respectively and remained in the form of sun. This hypothesis is based on Newton's theory of gravity. मतलब कि जब वो रिंग का फॉर्मेशन होने लगा तो इसी रिंग में और इसी के रिपीटेशन से 1 प्लैनेट 2 प्लैनेट 3 प्लैनेट ऐसे करके 9 प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, और जो रिमेनिंग पार्ट नेबुला का बच गया था वो जो है हमारा सन के रूप में एट द सेंटर में वो रह गया. एंड अगर पूछा जाएगा कि कांट्स की हाइपोथेसिस थ्योरी किस पर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है हमारी न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पर. ये हमारा फर्स्ट थ्योरी था. सेकंड थ्योरी है हमारा, सॉरी थ्योरी नहीं, हाइपोथेसिस. सेकंड हाइपोथेसिस इज नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लेस. इन्होंने भी नेबुला के आधार पर ओरिजिन ऑफ अर्थ को बताया है. एंड after Kant, the hypothesis of Laplace of France was presented. He was a French scientist. He presented his idea in 1796 in his book Exposition du Système du Monde. ये उनकी बुक का नाम है. एंड 1755 में कैंट्स के हाइपोथेसिस के बाद डायरेक्ट हमारा हाइपोथेसिस 1796 में दिया गया, वो लैप्लेस के द्वारा दिया गया. He made some improvement by taking Kant's hypothesis as the basis. The basis of his hypothesis is also Kant's hypothesis. He assumed that rotating nebula already existed in
द स्पेस। मतलब कांट ने जैसे इवोल्यूशन ऑफ द नेबुला को बताया था कि कैसे दो गैसेस जो भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस थे वो कोलाइड हुए एक साथ और वो नेबुला का फॉर्मेशन किया। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेप्लेस द नेबुला हैज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन स्पेस ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड रैपिड रोटेशन मैटर बिगेन टू कलेक्ट इन its equatorial part, due to which the intermediate part gradually emerged, and due to excessive bulge, matter came out in the form of rings, and this repetition led to the formation of solar system. मतलब इनका भी कांट की हाइपोथेसिस के से ही सिमिलर है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि नेबुला हैज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन स्पेस ऑन उसकी वजह से जब ग्रेविटी और रैपिड रोटेशन एक साथ होने लगा तो वो जो भी मैटर, जो भी और भी स्पेस में जितने भी मैटर थे वो वहाँ पर जो उनके सेंटर पार्ट में, इक्वेटोरियल पार्ट में जो है वो जमा होने लगे। ये इम्पॉर्टेंट है कि इक्वेटोरियल पार्ट में वो जमा होने लगा और धीरे धीरे ये बल्ज क्रिएट होने लगा साइड में। जैसे अगर यहाँ पे वो जमा होने लगे तो धीरे धीरे यहाँ पर बल्ज क्रिएट होने लगा, और जब बल्ब बहुत ज़्यादा हो गया देन इट केम आउट इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। ये भी फॉर्म ऑफ रिंग्स के बारे में बोलते हैं कि ये भी फॉर्म ऑफ रिंग्स के रूप में वो लोग निकल आए। एंड द रिपीटेशन ऑफ दिस एक्टिविटी हैज़ डेवलप्ड एज ए 9 planets, and that later forms the solar system. Third hypothesis that we will study is of Weizsäcker, and this is nebular cloud hypothesis of Weizsäcker. This hypothesis had came in 1943. Now, Weizsäcker presented the hypothesis that gaseous form of cloud also started rotating due to the gaseous matter and dust particle were rotating sun. Yes, according to him, there were gaseous cloud started to revolve around the sun because of the gaseous matter and the dust particle which has already been revolving around the sun. मतलब कि गैसियस ये सन है हमारा, सन के मान लीजिए ये सन है हमारा, तो सन के चारों बगल पहले से ही जो गैसियस मैटर एंड द डस्ट पार्टिकल्स रिवॉल्व कर रहे थे, जिसकी वजह से गैसियस क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और वो भी उसके चारों ओर मूव करने लगे। This material was positioned in such a way that the sun was in the middle of it, and due to the condensation of gaseous material of mantle, planets of different sizes were produced. मतलब कि गैसियस मटेरियल जो है वो प्लैनेट के मैंटल का फॉर्मेशन किया और धीरे धीरे जो डिफरेंट साइज के प्लैनेट्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। In 1951, Cooper changed the hypothesis of Weizsäcker. एक दूसरे साइंटिस्ट हैं कूपर, वो उन्होंने इस हाइपोथेसिस को चैलेंज किया कि कूपर सेड दैट द ड्यू टू द रोटेशन वोर्टिसेस मे हैव बीन राइजिंग इन द गैसियस मटेरियल ऑफ द नेबुला एंड क्लाउड। मतलब कि गैसियस नेबुला के गैसियस मटेरियल में मैनी वोर्टिसेस मीन्स लाइक चक्रवात वो अराइज हुए होंगे क्लाउड में, एंड द साइज ऑफ वोर्टिसेस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग विथ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। मतलब कि जैसे मतलब कि वोर्टिसेस का जो साइज है वो भी इंक्रीज करता गया होगा जैसे जैसे वो लोग सन से डिस्टेंस होते गए, ड्यू टू विच द वोर्टिसेस मस्ट हैव इमर्ज्ड विथ इच अदर। और धीरे धीरे जो वोर्टिसेस है जो वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए, एंड दीज आर कॉल्ड प्रोटो प्लैनेट। मतलब अकॉर्डिंग टू कूपर ही गेव हाइपोथेसिस अबाउट द प्रोटो प्लैनेट। दिस इज द की वर्ड इन कूपर hypothesis. From the condensation of this former or protoplanet, the Earth and the other members of solar system emerged.
डैट मीन्स कि कूपर डज नॉट टॉक अबाउट द कि डायरेक्ट प्लानट का ही इवोल्यूशन हो चुका होगा. ही सेज दैट कि फर्स्ट प्रोटो प्लानट वॉज फॉर्म्ड एंड देन फ्रॉम दिस प्रोटो प्लानट द or our planets that is in present condition like earth and other members of solar system have emerged. दिस इज फोर्थ, कूपर का हमारा फोर्थ हाइपोथेसिस था. फर्स्ट वाज द कांट का गैसियस हाइपोथेसिस, सेकेंड वाज नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलेस, थर्ड वाज वाइजेकर नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस, and fourth was protoplanet hypothesis of Cooper, and fifth is electromagnetic hypothesis of Hans Elvens. Hans Elvens is another साइंटिस्ट. ये हमारा 5 है. In the proposed hypothesis before 1942, it was said that there was already gravitational force and motion in nebula. मतलब कि अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, जब कांट का, लैपलेस का एंड वाइजेकर एंड कूपर, इनमें जो भी नेबुला फॉर्मेशन हुआ, अदरवाइज कि वो प्रेजेंट हो ऑलरेडी इन स्पेस और नेबुला का फॉर्मेशन हुआ, उनमें इन बोथ सिचुएशन वे इट इज सेड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द मोशन हैज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन नेबुला. बट Alvan proved for the first time that this force of attraction was in the form of electromagnetic force. Means कि gravitational force was in the form of electromagnetic force. In his hypothesis, it was said that when sun entered the early cloud, the initial cloud of electrically neutral gases become ionized. मतलब कि सन ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था हमारे सोलर सिस्टम में, बट व्हेन द सन एंटर्ड द क्लाउड ऑफ अर्ली क्लाउड सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स, देन द क्लाउड में भी जितने भी पार्टिकल्स थे वो आयोनाइज्ड हो गए एंड दिस क्रिएटेड द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड. आयोनाइज होने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का फॉर्मेशन किया एंड एट डिफरेंट डिस्टेंस गैसियस मासेस ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन बिगैन टू कलेक्ट. एंड ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ, उसके बेसिस पर ये कहा गया कि डिफरेंट जगह पर जो भी गैसियस मटेरियल थे, डिफरेंट कंपोजिशंस के गैसियस मटेरियल थे, वो उनका कंडेंसेशन होने लगा. Satellites of different masses also originated from the condensation. ये planet के साथ साथ सैटेलाइट का भी कंडेंसेशन होने लगा. In the criticism of this theory, scientists state that such a strong ionization is not possible around the sun. देखिए इसको एक ये थोड़ा सा पहले के मुकाबले ये थोड़ा सा डिफरेंट है. इसको समझने की ज़रूरत है कि जब सन एंटर किया हमारा एक हमारे यूनिवर्स में, और इन द सेंस कि सन कहीं भी ट्रैवल कर रहा था, तो वो जब हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में एंटर किया तो वहाँ पे मतलब कि जो भी क्लाउड पार्टिकल्स थे उनको आयोनाइज्ड कर दिया. एंड आयोनाइजेशन की वजह से जो भी गैसियस मटेरियल थे डिफरेंट जगह पर, वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगे और उनकी वजह से ही हमारे सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ. लेकिन अकॉर्डिंग मतलब कि इन क्रिटिसिज्म ऑफ दिस हिज थ्योरी, इट इज़ सेड दैट सच एन स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन forming of this planet. Sixth is Otto Schmidt interstellar dust hypothesis. Interstellar dust hypothesis हमारा sixth hypothesis है. It had came in 1943. In this hypothesis, the origin of planets has been considered from gas and dust. इसके नाम में ही डस्ट है, तो दैन की ऑरिजिन मतलब कि प्लानट के ऑरिजिन में भी हमारा डस्ट पार्टिकल इन्वॉल्व होगा. According to him, when the sun was passing close to the Milky Way,
It attracted some gas clouds and dust particles with its force of attraction, which collectively started revolving around the sun. मतलब कि when there is a Milky Way, when sun was passing from there, then it attracted some gaseous material from the here and from there, and these condensed gaseous materials started to revolve around the sun. Being organized and condensed dust particle, it is capable of scientific explanation of angular momentum between Earth and other planets. मतलब कि ये कंडेंस जो मटेरियल मतलब डस्ट पार्टिकल हो गए, उनके हिसाब से फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट हैव एबल टू डिफाइंड कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो किसी एंगुलर पर क्यों उस सन के अराउंड मूव करते हैं. And it also tells about the angular momentum and different in composition and different in speed of planet, present distance from the planets and the sun. मतलब कि इनके अनुसार कि जो सन है वो जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों बगल डिफरेंट स्पीड्स एंड डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम और डिफरेंट कंपोजिशन से क्यों वो लोग मूव करते हैं, ये इसमें डिफाइन किया गया है कि इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस में. देन इसके साथ ही हमारा जो है यूनिफॉर्मिटेरियन और यूनिपेरेंटल हाइपोथेसिस है वो कंप्लीट होता है. इस पार्ट में हम लोगों ने यूनिपेरेंटल हाइपोथेसिस को देखा है, जिसके अंतर्गत हमारे फोर हाइपोथेसिस आते हैं. डेट इज़ गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, लैप्लेस और नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लेस, नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस ऑफ वाइजेकर, protoplanet hypothesis of Cooper, electromagnetic hypothesis of Hans Alfvén, and interstellar gaseous hypothesis of Otto Smith. ये हमारे 6 हाइपोथेसिस हो गए. अब सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है हमारा कैटेक्लास्मिक हाइपोथेसिस और बाईपेरेंटल हाइपोथेसिस. इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इसमें आगे मैं बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से हाइपोथेसिस आएंगे. डेट इज बफन्स कोलिजन हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरी, चैम्बरलिन एंड मोल्टन प्लैनेट सिमल हाइपोथेसिस, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल एंड लिटन, fission hypothesis of Rosgen, Dr. Seyfried hypothesis of AC Banerjee, Seyfried hypothesis of Dr. AC Banerjee, supernova hypothesis of Fred Hoyle, Big Bang hypothesis and inflationary theory of Lemaitre and Alan Guth, and at last the new hypothesis which was presented by the Jayant Vishnu Narlikar of India. It is the recent hypothesis presented that has challenged the Big Bang theory of origin of Earth. एंड इसके साथ ही हमारा ख़त्म हो जाएगा. तो सेकेंड क्लास में हम लोग इसको करेंगे बाईपेरेंटल हाइपोथेसिस को. टिल देन आगे की पढ़ाई में लगे रहें एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करें. थैंक यू.